तो कल के क्लास में हम लोगों ने फोर्स के बारे में पढ़ लिया था कि फोर्स होता क्या है। मैंने आपको बताया था व्हाट इज फोर्स, अ पुल और पुश। अब पुल और पुश ये बताया था मैंने आपको कि ये होता है फोर्स हमारा। ठीक है, अब आज हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ मोशन के बारे में कि लॉज ऑफ मोशन क्या क्या होते हैं, कितने होते हैं। इनने जो न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन दिए उन्होंने क्या क्या बताया उसमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर ली जाएगी लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की। ठीक है, तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में जो फर्स्ट लॉ उन्होंने बताया था उसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। और इनर्शिया का मीनिंग कल मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इनर्शिया क्या होता है कल मैंने आपको बताया था ना। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज एन अपोज, inertia is an oppose. Okay, inertia is an oppose, depend on mass, it depend on mass, depend on mass. Geta is the mass, geta is the inertia. ये मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया हुआ था, याद है ना आपको? यस। ओके, सो लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या होता है कि बताया गया, न्यूटन ने बताया कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो वो मोशन करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इफ अ पार्टिकल is in state of motion, so it will remain in state of motion. Okay, and if a particle is in state of rest, if a particle is in state of rest, so it will remain in state of rest. Okay, until an unbalanced force is applied on it. ये पूरा स्टेटमेंट हो गया हमारे न्यूटन के फर्स्ट लॉ का, जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है, जैसे अगर मान लिया जाए कि हमारे पास कोई एक पार्टिकल है, जैसे अगर मैं ले लूं कि ये कोई एक पार्टिकल है, चलो मान लो, ठीक है, ये कोई एक पार्टिकल है। अगर ये पार्टिकल रेस्ट में है तो ये रेस्ट में रहेगा। अगर ये पार्टिकल मान लो मोशन कर रहा है, किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये मूव करता रहेगा यूनिफॉर्म, जब तक कि इस पे एक अनबैलेंस्ड, ये देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अनबैलेंस्ड फोर्स इस पे ना लगाया जाए। अब नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स? अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या होता है, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो फोर्स होता है वो दो टाइप का होता है। फोर्स जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है बैलेंस्ड फोर्स और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। एक हो गया हमारा बैलेंस्ड फोर्स और एक हो जाएगा हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स का मीनिंग क्या होता है? बैलेंस फोर्स का मीनिंग होता है कि अगर ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाए, जीरो, इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस फोर्स। ठीक है, कैमरा ऑन करो आप अपना। और अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसको हम लोग कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। मैंने ये बोला कि अगर नेट फोर्स जीरो है तो बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस हो गया ना दोनों साइड से ना, हर साइड से सेम फोर्स लग रहा होगा तो वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि ये हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट पे मान लो आप यहाँ से लगा मान लो 5 न्यूटन का फोर्स, और यहाँ से भी लग गया मान लो यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स, दोनों साइड से 5 न्यूटन का फोर्स लगा है। तो बताओ ये फोर्स बैलेंस्ड होगा कि अनबैलेंस्ड होगा? सर बैलेंस। वेरी गुड। इसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। दिस इज
कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। ओके, लेकिन अगर ऐसा हो जाता कि एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है ऐसे, यहां से लगा मान लो 5 न्यूटन का फोर्स और यहां से लग गया मान लो 2 न्यूटन का फोर्स, तो अभी हम इसको क्या बोलेंगे? अनबैलेंस। इसको हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। इसको हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। क्लियर हुआ मेरी बात? ठीक है, यस तो सर। हाँ, मेरे ख्याल से ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया ना आपको? यस सर। वेरी गुड। तो अब अगर ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई है तो मैं अभी इसको इरेज कर दूं? यस सर। ओके, चलो, तो अब मेरी बात सुनना। तो ये तो हो गया फोर्स के बारे में और न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लीनियर मोमेंटम। इसको हम लोग कहते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का क्या मीनिंग होता है? लीनियर मोमेंटम इज नथिंग बट द इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड velocity of the moving particle ठीक है, मेरा मतलब ये है कि अगर जैसे कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, कुछ ना कुछ तो मास होगा ना, कोई पार्टिकल अगर, तो कोई ना कोई मास तो कंटेन करता होगा। अगर वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसके पास क्या होगा? मोमेंटम होगा। इसको हम लोग लीनियर मोमेंटम को कैपिटल P से हम लोग शो करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। ओके, लीनियर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। सो वी कैन राइट P इज इक्वल टू, मैंने बोला इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी m इंटू वी। यही तो होगा फॉर्मूला, बताओ होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, so we can say that this is the formula for linear momentum. Any doubt? नो सर। Okay, and as we know that velocity is a vector quantity, so we can say that momentum is also a vector quantity. Vector quantity is what? That contains some direction, that has direction, the physical quantity which have magnitude as well as direction. Okay, so these are called vector quantities. Do you know about vector quantities and scalar quantities? यस सर। Okay, nice. So if we talk about the unit of linear momentum, so what will be the unit? Unit of mass is what? What is the unit of mass? What is the unit of mass? अरे मास का यूनिट क्या होता है? हम कोई चीज बाजार से लेने जाते हैं मार्केट से, तो क्या कहते हैं उसको? सर साइड किलो में। अरे जैसे आप सब्जी लेने गए, सर साइड किलो, किलोग्राम है साइड। किलो, किलोग्राम। यस। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी? मीटर। न्यूटन। मीटर मीटर। मीटर तो उसका होता है ना, डिस्टेंस का। देखो सुनो मेरी बात, आपको फॉर्मूला याद है वेलोसिटी का? देखो ये बहुत गलत बात है अगर रिवाइज नहीं करा तो। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ये देखो मैंने क्या लिखा है, displacement upon time, and the unit of displacement is meter and the unit of time is second, so the unit of velocity is meter per second. So kilogram meter per second, this is the unit of linear momentum. Okay, and if we talk about the quantity, ये किस तरह की क्वांटिटी है? अगर हम ये बात करें तो स्केलर है कि वेक्टर है? बता दो अब मुझे आप। स्केलर है या वेक्टर? वेलोसिटी नहीं, ये लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। ये देखो P लिखा है ना, तो ये स्केलर है या वेक्टर है?
हाँ स्केलर। स्केलर कैसे? देखो इसके ऊपर एरो लगाइए, ये एरो जिसके ऊपर लग जाता है तो वो वेक्टर हो जाता है। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, पी के ऊपर एरो लगा है, तो पी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? व्हाट सर? ये पी के ऊपर एरो लगा हुआ है तो ये यस स्केलर हुआ सर। या फिर वेक्टर हुआ? वेक्टर। वेक्टर, गुड। सो लीनियर मोमेंटम जो है वो कैसी क्वांटिटी है हमारी? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर। एनी डाउट? नो सर। ओके, वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। यस। ओके, नाउ वेरी नाइस। नाउ मैं इसको इरेज कर दूं? यस सर। ओके। So now if we talk about the Newton's second law, Newton's second law of motion, if we talk about the Newton's second law of motion, तो न्यूटन का सेकंड लॉ जो मोशन का होता है वो क्या कहता है? क्या लिख सकते हैं? द एक्सटर्नल फोर्स, the external force applied on any object or any particle is directly proportional to the change in, या ऐसे लिख देंगे, rate of change in linear momentum। ओके। तो अभी इसको मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ? इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि जो भी किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये ऐसे लिखते हैं इसको। ये मैंने आपको बताया था डेल्टा का मीनिंग क्या होता है। डेल्टा का मीनिंग मैंने आपको बताया हुआ है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज होता है। मेरी बात समझ रहे हो ना? यस सर। डेल्टा पी का मतलब क्या हो जाएगा? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इसको हम लोग बोलेंगे चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ओके। और डेल्टा टी को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम इंटरवल। इसको हम लोग बोलते हैं टाइम इंटरवल। ठीक है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? चेंज इन टाइम। इसको हम चेंज इन टाइम भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग चेंज इन टाइम भी बोल सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? मेरी बात क्लियर यस हो रही है सर। आपको? ओके ओके। तो ये होता है हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो भी एक्सटर्नल फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। ये इस तरह से इसको हम लोग बोल सकते हैं। एनी डाउट? नो सर। गुड। तो अब इसको जब हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगी? देखो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही पिछले स्लाइड में बताया हुआ था कि P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। अभी मैंने आपको बताया, कुछ ही देर पहले ही बताया पिछले स्लाइड में। ठीक है। तो ये जो P की वैल्यू आई है, इस P की वैल्यू को हम यहाँ P की जगह पे रख देंगे ना, रख देंगे। तो इससे हमें क्या मिल यस। जाएगा? इससे हमको मिल जाएगा F एक्सटर्नल इज इक्वल टू, देखो यहाँ से ये प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाते हैं तो हम लोग एक कांस्टेंट यूज कर लेते हैं जिसको हम लोग K बोलते हैं। कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? K। K इज नथिंग बट द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में ना, ठीक है। K है कि यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है।
और अगर हम यूनिट्स एसआई यूनिट्स की बात करेंगे तो एसआई यूनिट्स में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है 1। एसआई यूनिट मतलब समझते हो ना आप? यस सर। हाँ, तो एसआई यूनिट्स में जो के होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 1। इसको आप लोग आप याद रखना, इसको ये चीज तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, ये याद रखने वाली बात होगी आपके लिए तो। ठीक है, और जस्ट 1 मिनट। ओके ओके, बी फास्ट। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा था कि ये सारी चीजें जो मैंने इस तरह से लिखी हुई है ना, ये राइट साइड में, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जब प्रपोर्शन हटाएंगे तो प्रपोर्शन हटा के कांस्टेंट यूज करेंगे जिसको हम लोग के बोल देते हैं, और ये पी का जो वैल्यू होता है ना एम इंटू वी, उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, डेल्टा एम इंटू वी अपॉन डेल्टा टी, तो एज इट इज रहेगा, ये ब्रैकेट में बंद। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा का मतलब क्या है, देखो डेल्टा का मतलब मैंने आपको क्या बताया, चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। डेल्टा मीन्स चेंज। ओके, तो अब किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे मान लो आप अगर अपने घर से स्कूल जा रहे हो, ठीक है, आप अपने घर पे अगर आप मान लो 40 किलोग्राम के हो, तो स्कूल पहुंचते पहुंचते आपका मतलब मास क्या 60 किलोग्राम हो जाएगा, या फिर कम रह जाएगा, 30 किलोग्राम रह जाएगा ना। 40 तो 40 रहेगा ना, मास थोड़ी ना चेंज होगा। तो यहाँ पे भी ये जो मैंने मास लिखा हुआ है, ये देखो, ये मास, तो ये थोड़ी ना चेंज हो रहा है, मास मास तो फिक्स रहेगा ना, मास थोड़ी ना चेंज होता है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। देखो के की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1, ये देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ था, के की वैल्यू 1 हो गई, और मास तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और इसको हम लोगों ने लिख दिया है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताओ जल्दी से, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सर के की वैल्यू हमेशा 1 ही रहती है। नहीं नहीं, इसी फॉर्मूले के लिए है, इसी फॉर्मूले के लिए, ओनली फॉर दिस फॉर्मूला। ओके, ओनली फॉर दिस ओके फॉर्मूला, सर। के इज इक्वल टू 1। ओके, तो अब अगर के की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी तो इस केस में हम लिख सकते हैं ना, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम इंटू, अब डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी मीन्स व्हाट, एक्सेलरेशन। सो दिस इज द फॉर्मूला, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम इंटू ए। इज इट ओके? सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ। एक्चुअली न्यूटन सेकंड लॉ ये है, ये तो एक फॉर्मूला आ गया बस न्यूटन सेकंड लॉ से, वेयर एफ एक्सटर्नल इज E x t is what? External force, external force applied on object. ओके, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया आपको। यस। तो ये हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ तक हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ की। सो लिख सकता हूं मैं हेडिंग यहाँ पे, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कि व्हाट इज एक्शन, व्हाट इज एक्शन एंड व्हाट इज रिएक्शन। व्हाट इज एक्शन, व्हाट इज रिएक्शन। एक्शन मीन्स व्हाट वी डिड, जो हमने किया, कोई भी काम जो हम कर रहे हैं, हम अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो एक्शन है, व्हाट इज दैट इज एक्शन। सो एक्शन मीन्स व्हाट, एक्शन मीन्स व्हाट वी डिड, जो हमने किया, दैट इज एक्शन। एंड व्हाट इज रिएक्शन, व्हाट इज जो रिएक्शन, हमने किया उसका 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 रिजल्ट, रिजल्ट। यानी जो हमने किया उससे जो हमें मिला, व्हाट वी गॉट ना, व्हाट वी गॉट, सो दैट इज रिएक्शन। ओके, सो मान लो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये मान लिया हमने m1 है मास का, और एक ये मान लिया हम लोगों ने एक m2 मास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है,
अब M1 ने M2 पे हो सकता है फोर्स लगाया हो, और हो सकता है कि M2 ने M1 पे भी फोर्स लगाया, ठीक है। तो इन दोनों ने जो एक दूसरे पे फोर्स लगाया है वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। देखो आप ऑपोजिट डायरेक्शन में, आप देख लो डायग्राम को, ठीक है। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा है ना आपको? तो Yes. यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ये माइनस साइन किसको शो कर रहा है, इनकी डायरेक्शन को। माइनस साइन किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन को, कि वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। आर यू गेटिंग मी और नॉट? Yes, sir. Very nice. Now F12 means what? F12 means what? Force on F1 by, sorry, not F1. Wait. Force on M1 by M2. So M1 and F1. M1 is the mass of first object and M2 is the mass of second object. Okay, sir. ठीक है. And what about F21? What is F21? So F21 is nothing but the force on M2 by M1. Okay. But if we talk about the magnitude, so magnitude will be same. F12 is equal to F21. So this is the magnitude. Is it okay? Any doubt? Palak, any doubt? No. ओके, सो ये इस तरह से हम लोगों ने न्यूटन के पूरे 3 लॉस कंप्लीट पढ़ लिए हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. ओके, समझ आया अच्छे तरीके से? Yes. ओके, अब जैसे मैं आपको थोड़ा कुछ चीज बता दूं यहाँ पे। जैसे मान लो कि ये एक ग्राउंड है, ये क्या है, यहाँ पे ग्राउंड है, और ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है। ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है, मतलब इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। और यहाँ पे ये स्मॉल एम मास का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट पे हमें पता है ना कि फोर्स लग रहा होगा, ग्राउंड लगाता है। इसका मास अगर m है तो इस पे एक वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, mg। एंड mg मींस व्हाट? mg means what? That is weight. mg means what? That is weight. And what is the definition of weight? Do you know? The force exerted by earth. Okay, the force exerted by earth on any object, this is called weight. Okay. So weight is denoted by W, and the formula for weight is W is equal to m into g. W is equal to m into g. This is the formula for weight. And if we talk about the unit of weight, so unit of weight is equal to the unit of force. And unit of force is what? What is the unit of force? Do you know unit of force? Palak,